अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक जो है वो ट्रांसपोर्ट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन होगा। सो इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि सेल के अंदर जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं, जो सब्सटेंसेस हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं सेल्स के अंदर। ब्लड जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट करता है सेल के अंदर, तो इसमें क्या मैकेनिज्म है जिसके थ्रू डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो है वो सेल्स तक पहुँचते हैं। सो सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट पढ़ते क्यों हैं, ट्रांसपोर्ट जो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट है उसका स्टडी क्यों कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर है या इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो हमारे सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और उन्हें सेल के अंदर जाने के लिए सेल मेम्ब्रेन से पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी है। सो लिपिड मॉलिक्यूल तो इसके थ्रू पास कर सकते हैं फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। सेल के बाहर जो फ्लूइड होता है उसको कहते हैं एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। वहाँ से इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर लिपिड मॉलिक्यूल इजीली डिफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास नॉन लिपिड मॉलिक्यूल हैं या चार्ज मॉलिक्यूल है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स एज सच लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर पाते, तो उनकी ट्रांसपोर्ट कैसी होती है। उसके अलावा सेल के अंदर कुछ कंटेंट मौजूद होता है जो कि अनवांटेड है, वेस्ट मटेरियल है, जो कि सेल के अंदर अगर रहते हैं तो वो सेल को हार्म कर सकते हैं। तो उसको सेल के बाहर कैसे निकालते हैं, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे निकलते हैं, इसमें इस टॉपिक इस जो हमारा आज का टॉपिक है इसके अंदर हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें बेसिक मैकेनिज्म्स का पता होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट के बेसिक मैकेनिज्म कौन कौन से हैं। तो आपने पिछली प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा, पहले भी सुना होगा कि दो मेजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स होते हैं, जिसमें एक हमारे पास आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और सेकंड वन है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले आता है हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट्स, किसी भी सब्सटेंस की हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट, उसको कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें ये जो हमारे पास मूवमेंट है इसको हम डाउन हिल मूवमेंट भी कहते हैं और इसके अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे अगर हम बात करें, एक वाटर फ्लो कर रहा है रिवर की तरफ और उसमें ही अगर हम उसी साइड पे जिस तरफ वाटर फ्लो करता है उस साइड पे अगर आप स्विम करते हैं तो उसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें क्या होगा, आपको वाटर खुद ही लेके जाएगा फ्लो की वजह से। वाटर फ्लो की तरह से आपको एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, आपको जो है विदाउट एनर्जी जो है आप आगे मूव कर सकते हो। इसी तरह से पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर सिंपल डिफ्यूजन होती है या फैसिलिटेड डिफ्यूजन होती है, इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है कि आपकी लिपिड बाइलेयर जो है, प्रोटीन लेयर जो या लिपिड बाइलेयर है, उसमें से जो सब्सटेंसेस हैं वो इजीली पास कर जाते हैं डिफ्यूजन के थ्रू विदाउट एनी कैरियर। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि हमारे पास कोई कैरियर मौजूद होता है, जो कि कैरियर जो है आगे कोई भी सब्सटेंस को अगर उसने सेल के अंदर मूव करना है तो उसको लेके जाएगा। इसमें दो तरह के डिफ्यूजन हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में कोई कैरियर की जरूरत नहीं, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है उसमें कैरियर इन्वॉल्व होता है और कैरियर जो आगे उसको लेके जाता है, सब्सटेंस को आगे मूव करवाता है। सिंपल डिफ्यूजन लिपिड बाइलेयर के थ्रू भी हो सकती है और उसके अलावा सिंपल डिफ्यूजन हमारे पास प्रोटीन लेयर के थ्रू भी हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें हम, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी है, लिपिड बाइलेयर है और उसके अलावा हमारे पास वहाँ प्रोटीन भी मौजूद होते हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर लिपिड लेयर की बात करते हैं तो सिंपल डिफ्यूजन वहाँ पे होगी। तो सिंपल डिफ्यूजन के अंदर ये ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि लिपिड सॉल्युबल हैं, जिसमें ऑक्सीजन आ गई, लिपिड सॉल्युबल है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड है या अल्कोहल, ये लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं जो कि जिन्हें किसी कैरियर की जरूरत नहीं है, लिपिड में से इजीली पास कर सकते हैं। डिफ्यूजन के थ्रू पास करेंगे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू पास कर सकते हैं। जो हमारे पास सेकंड डिफ्यूजन है वो है प्रोटीन लेयर्स के थ्रू। अगर प्रोटीन लेयर की बात करें तो ये वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस के लिए है। हमने देखा लिपिड लेयर जो है वो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो कि ऑक्सीजन है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड या अल्कोहल। लेकिन अगर प्रोटीन लेयर की बात करते हैं तो प्रोटीन लेयर के थ्रू वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो है वो पास कर सकते हैं और इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डिफ्यूज कर सकते हैं प्रोटीन लेयर के थ्रू। उसके बाद हम इसके अंदर देखेंगे कि डिफरेंट चैनल्स होते हैं प्रोटीन्स के अंदर। प्रोटीन लेयर की अगर स्टडी करते हैं फर्दर, तो प्रोटीन लेयर के थ्रू कैसे पास करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे पास करेंगे, तो इसमें हमारे पास डिफरेंट चैनल्स होते हैं, प्रोटीन चैनल्स कहते हैं या आयन चैनल्स इनको कहा जाता है। सबसे पहले तो ये चैनल्स मौजूद होते हैं जो कि इनको
आगे मूव करवाने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा कुछ चैनल्स के अलावा प्रोटीन चैनल जो है ये गेटेड चैनल भी इसके अंदर होते हैं, जिसमें लाइगेंड गेटेड चैनल्स हैं मौजूद होते हैं, जो कि डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं। हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको प्रोटीन लेयर में से पास करने में हेल्प करते हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रोटीन चैनल्स क्या होते हैं या आयन चैनल्स क्या होते हैं। तो जैसे ही कोई भी, अगर हम लिपिड लेयर की बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो उसमें डिफरेंट पोर्स होते हैं, पोर्स जिसमें इंटीग्रल प्रोटीन जो है मॉलिक्यूल जो है इन्वेजिनेट हुए होते हैं। अगर आपको यहाँ पे हम देखते हैं, अगर आपको मैं यहाँ पे अगर फिगर दिखाऊं आपको, तो ये हमारे पास आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक प्रोटीन लिपिड बाइलेयर है। लिपिड बाइलेयर के अंदर सिंपल आपकी लिपिड बाइलेयर के अंदर कुछ पोर्स मौजूद हैं। पोर्स जो है वो किस चीज़ के बने हुए हैं? पोर्स के अंदर इन्वेजिनेट किया हुआ है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ने। सो इसमें सिंपल है कि हमारे पास जो लिपिड बाइलेयर होती है उसके अंदर डिफरेंट पोर्स होते हैं। पोर्स के अंदर प्रोटीन जो लेयर्स है वो इन्वेजिनेट की होती है, और वो जो लेयर है उन पोर्स के अंदर वो पूरी की पूरी हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो उसके थ्रू पास करती है। अब हमें ये जो हमारे पास पोर्स की बात करते हैं, जो हमारे पास प्रोटीन चैनल्स हैं, इनको पोर्स कहा गया है या इसके थ्रू चैनल्स निकलते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ये पोर्स जो आपको दिखाए गए हैं यहाँ पे ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास पोर्स मौजूद हैं जो कि चैनल बनाते हैं, प्रोटीन चैनल। ये हाइपोथेटिकल है, हम इसको जो हम कह सकते हैं कि ये अज्यूम किया गया है कि ये पोर्स मौजूद हैं, और ये वाटर जो डिफरेंट जो हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं वो जो कि डिफ्यूजन के थ्रू तो पास नहीं कर सकते सेल मेम्ब्रेन को थ्रू, तो वो जो हमारे पास लिपिड इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो इन प्रोटीन चैनल्स के थ्रू पास करते हैं। अगर हम बात करें प्रोटीन चैनल्स की, तो वो उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास। उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन हमारे पास चैनल्स मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटीन चैनल्स आपको दिखाए गए हैं, प्रोटीन कैरियर भी इनको कहा जाता है, और ये ईसीएफ से सेल के अंदर जो हमारे डिफरेंट सब्सटेंसेस उनको मूव करवाने में हेल्प करते हैं। आगे अगर हम इसको स्टडी करें, इसकी टाइप्स को स्टडी करें, तो प्रोटीन चैनल्स जो है उनकी 3 टाइप्स हैं मेन। इसमें लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स हैं, लाइगेंड गेटेड चैनल्स कहा जाता है जिनको। उसके अलावा हमारे पास हैं लाइगेंड गेटेड वोल्टेज गेटेड चैनल्स, और उसके अलावा थर्ड वन है हमारे पास मैकेनिकली गेटेड चैनल्स। तो 3 तरह के चैनल्स मौजूद होते हैं, एक वोल्टेज गेटेड, सेकेंड हमारे पास लाइगेंड गेटेड, और थर्ड वन है हमारे पास मैकेनिकली गेटेड चैनल्स। सो इसका मतलब है कि प्रोटीन चैनल्स जो होते हैं वो चैनल्स, आपको मैंने बताया कि ये हाइपोथेटिकल्स हैं, ये हमें अज्यूम किया गया है कि ऐसे चैनल्स होते हैं। आप ये और इसके ऊपर कुछ चैनल्स जो हैं वो क्लोज होते हैं और कुछ ओपन रहते हैं। जो चैनल्स ओपन रहते हैं, जो चैनल्स क्लोज होते हैं, उनके ऊपर कोई गेट लगा होता है, गेटेड चैनल्स होते हैं। सो वो गेट क्या है? वो क्लोज रखता है मॉलिक्यूल्स को, सब्सटेंसेस को सेल के अंदर और बाहर जाने से रोकता है। उनके ऊपर गेट मौजूद, जैसे ही वो गेट खुलेगा तो देन ही मॉलिक्यूल जो है सेल के अंदर या बाहर मूव कर सकते हैं। तो इसमें 3 टाइप्स हमारे पास। फर्स्ट वन है वोल्टेज गेटेड चैनल्स। वोल्टेज गेटेड चैनल जो हैं वो ऐसे चैनल्स हैं जो कि कोई भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का चेंज, जब भी एक सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चेंज आएगा, जैसे हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर जब एक्शन पोटेंशियल रीच करता है एक्सॉन टर्मिनल तक, और उस कंडीशन में क्या होता है, कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं। हमने आपको आपको शायद पहले भी बताया है कि हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है, हमारे अगर हम बात करें उस मसल फाइबर्स की, तो मसल फाइबर के ऊपर जहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, वहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल रीच करता है थ्रू द एक्सॉन, न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं मसल्स तक, और वो एक्सॉन टर्मिनल के थ्रू इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। वैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है जैसे ही वो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो रीच करेगा, स्टिमुलस रीच करेगा, तो मसल फाइबर के अंदर कैल्शियम चैनल्स जो हैं एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचेगा, तो कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं, और वो कैल्शियम चैनल्स जो हैं वो सेल के बाहर से एक्सॉन टर्मिनल के अंदर मूव करते हैं। कैल्शियम जो है वो सेल के अंदर मूव करता है, और कैल्शियम जैसे डिफ्यूज़ करेगा तो एक्सॉन टर्मिनल के अंदर ईसीएफ से, सॉरी यहाँ ये हमारे पास ईसीएफ से जो हमारे पास एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है वहाँ से मूव करेगा कैल्शियम इनटू द एक्सॉन। तो ये हमारे पास है कि वोल्टेज गेटेड चैनल। तो इसके ऊपर क्या होता है कि वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स मौजूद होते हैं, और जो कि तभी खुलते हैं जब कोई भी हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जो है वो रीच करेगा एक्सॉन टर्मिनल तक। सो इसमें उसमें देख सकते हैं कि जैसे ही रीच करेगा तो उसके बाद
चैनल्स खुल जाते हैं और कैल्शियम जो है सेल के अंदर आता है। अदरवाइज कैल्शियम चैनल्स जो है हमेशा बंद रहते हैं, वो खुलते नहीं हैं। सेकंड वन जो हमारे पास है लाइगन गेटेड चैनल्स हैं, ये हमारे पास सेकंड टाइप है। लाइगन गेटेड चैनल्स का मतलब है कि ये हार्मोन्स की प्रेजेंस के अंदर ओपन होते हैं। जब भी कोई हार्मोन जो है वो हार्मोनल सब्सटेंस आएगा तो देन ही ये चेंज होगा, ये ओपन होंगे। इसमें क्या होता है कि हमारे पास लाइगेंड जो है ये, जैसे आपने इंजाइम्स पढ़े होंगे, इंजाइम आपने पहले पढ़ा होगा, इंजाइम के ऊपर आके एक कम्प्लेक्स बनता है, इंजाइम के ऊपर आके सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है, उसके बाद वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है। इसी तरह से लाइगेंड जो है ये हार्मोन सब्सटेंसेस हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जाके बाइंड करते हैं, और उसके बाद जब वो बाइंड करते हैं तो लाइगेंड गेटेड चैनल्स जो हैं देन ओपन होते हैं। इसमें कोई भी इम्पल्स जो है जो कि न्यूरोमस्कुलर तक आती है, तो एस्ट्राकोलिन की बात यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं हम, कि जब भी कब कोई भी इम्पल्स आएगी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक, तो उसमें एसिटाइलकोलिन जो है वो रिलीज होती है न्यूरो वेजिकल के थ्रू। सो वेजिकल के थ्रू जो एसिटाइलकोलिन रिलीज होती है तो वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के थ्रू वहाँ से मूव करती है एक्सॉन सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, और एसिटाइलकोलिन जो है वो क्या करती है नेक्स्ट, जो हमारे पास पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स हैं उसके अंदर सोडियम चैनल्स को ओपन करने में हेल्प करती है। सो ये जो हमारे पास पूरा का प्रोसीजर होता है ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर हो रहा होता है। ये हम जब नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे ये एक्सॉन टर्मिनल्स के अंदर सोडियम जो है ये जो हमारे पास एसिटाइलकोलिन जो है कैसे एक्ट करती है। एसिटाइलकोलिन बेसिकली हमारे पास ये जो एसिटाइलकोलिन है ये हमारे पास एसिटाइलकोलिन ये रिलीज होती है फ्रॉम द एक्सॉन टर्मिनल। सो हमारे पास प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं। सो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर एसिटाइलकोलिन एक वेसिकल्स की फॉर्म में मौजूद होती है। जैसे ही कोई इम्पल्स आती है जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, कोई हार्मोन आके कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पीछे से आएगा, तो वो क्या करेगा, वो हार्मोन बेसिकली हमारे पास एसिटाइलकोलिन एक हार्मोन है, वो रिलीज होगा सिनेप्टिक लेफ्ट के अंदर, वो जाके बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स होंगे उनसे बाइंड करेगा, और देन वो क्या करेंगे सोडियम चैनल्स। सोडियम चैनल्स बेसिकली क्या है, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स हैं। सो सोडियम चैनल्स के साथ बाइंड करेगा और सोडियम चैनल्स उस टाइम पे ओपन हो जाएंगे। तो ये हमारे पास है लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स। थर्ड वन हमारे पास है मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल्स। सो इसमें क्या होता है कि जो मैकेनिकल कोई भी मैकेनिकल फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व होता है, वो चैनल्स को ओपन करने में हेल्प करता है। कोई भी, जैसे हमारे पास पसीनियन रिसेप्टर्स हैं, पसीनियन कॉर्पुसल्स हैं, जो कि जिनको हम प्रेशर रिसेप्टर्स भी कहते हैं। जब भी उनके ऊपर कोई प्रेशर एक्सर्ट होता है तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारे जो हेयर ये हमारे पास रिसेप्टर्स हैं वो उसके अंदर चेंजेस आती हैं, डिफॉर्मेशन चेंजेस आती हैं, और वो सोडियम चैनल्स को ओपन करने में हेल्प करता है। सो सोडियम चैनल्स जो हैं ये मैकेनिकली गेटेड चैनल्स हैं। यहाँ पे ये क्यों ओपन हो रहा है, क्योंकि हमारे पास प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। प्रेशर पसीनियन कैप्सूल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होता है, और जब प्रेशर एक्सर्ट होता है तो जो हमारे पास कोर फाइबर्स होती हैं उनके अंदर डिफॉर्मेशन होती है। डिफॉर्मेशन की वजह से जो हमारे जो कैल्शियम सोडियम चैनल्स हैं वो ओपन होते हैं। सोडियम चैनल्स ओपन होंगे तो उससे जो है नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है आगे मूव करेगी। ये हो गया हमारे पास थर्ड वन जो टाइप थी मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल्स की। तीन टाइप्स मैंने बता दी हैं आपको। जो हमारे पास पैसिव डिफ्यूजन है उसके अंदर तीन टाइप्स हैं। जो पैसिव डिफ्यूजन है उसके अंदर सिंपल डिफ्यूजन जो है उसकी तीन टाइप्स हैं। उसमें डिफरेंट आयन चैनल्स मौजूद होते हैं जो कि प्रोटीन लेयर के अंदर, प्रोटीन लेयर में से जो कोई भी प्रोटीन लेयर में से वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को, इलेक्ट्रोलाइट्स को मूव करना है तो वो इन ही तीन गेटेड चैनल्स के थ्रू पास कर सकेगा, जिसमें हमारे पास वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स हैं, या हमारे पास ये मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल्स हैं, या हमारे पास लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स मौजूद होते हैं। आगे हमारे पास है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है कि कोई भी डिफ्यूजन विद द हेल्प ऑफ एनी कैरियर प्रोटीन। सो कैरियर प्रोटीन जो है वो लेके जाती है वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, उन्होंने सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास करना है, सेल के अंदर मूव करना है। तो उसके लिए वो डायरेक्टली तो मूव नहीं कर सकते क्योंकि लिपिड है, लिपिड बाइलेयर है, तो लिपिड बाइलेयर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को पास करने नहीं देती। तो उनको पास करने के लिए कोई ना कोई हमें लार्ज मॉलिक्यूल्स को पास करना है, तो उसके लिए कोई कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होगी। वो कैरियर प्रोटीन जो है वो सब्सटेंसेस को पास करने में हेल्प करती है, और ये बहुत फास्टर
हेल्प कर फास्टर जो है ट्रांसपोर्टर होता है एज़ कम्पेयर टू सिंपल डिफ्यूजन। इसमें ग्लूकोज और अमाइनो एसिड जो होते हैं वो इसी के थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ही पास करते हैं ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स। सो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल जो है वो एज सच चैनल्स के थ्रू तो पास नहीं कर पाते क्योंकि इनका डायमीटर बहुत बड़ा होता है। ये एज सच जो है वो चैनल्स के थ्रू क्रॉस नहीं कर पाते, तो इनके लिए कैरियर प्रोटीन्स होती हैं। कैरियर प्रोटीन्स क्या करती हैं, जैसे ही जाके बाइंड करते हैं कैरियर प्रोटीन के साथ, तो उनके अंदर डिफॉर्मेशन, उनके अंदर कंफर्मेशन चेंजेस आती हैं और मॉलिक्यूल जो है एक साइड से दूसरे साइड के अंदर मूव कर जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एग्जांपल दी है यहाँ पे हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ईसीएफ में मौजूद है हमारे पास ये मॉलिक्यूल, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो है मौजूद हैं। अब ये सेल मेम्ब्रेन को तो पास नहीं कर सकते, लेकिन जी यहाँ पे ग्रीन कलर में आपके पास कैरियर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के यहाँ पे कैरियर प्रोटीन मौजूद हैं। कैरियर प्रोटीन के साथ आगे ये बाइंड करेंगे और जैसे ही बाइंड करेंगे तो उसके बाद कंफर्मेशन चेंज आ रही है, इसकी शेप जो चेंज हो जाएगी, सेल जो कैरियर प्रोटीन है इसकी शेप चेंज हो जाएगी और ये सेल के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल को मूव करवाने में हेल्प करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डिफ्यूजन जो हमने पढ़ी है, सिंपल डिफ्यूजन जो है जो जिसमें हमारे पास एक्टिव सॉरी ये हमारे पास सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, दोनों की फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इनको अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी, कि सेल मेम्ब्रेन जो है कितनी परमिएबल है। अगर तो जो सब्सटेंस है वो परमिएबल है, सेल मेम्ब्रेन के साथ परमिएबल है और वो उसमें से पास कर सकता है, तो देन वो बहुत फास्टली डिफ्यूज़ करेगा। उसके अलावा टेम्परेचर जो है वो भी हेल्प करता है डिफ्यूजन को। अगर अगर टेम्परेचर बॉडी का ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन फास्टर होगी। उसकी वजह क्या है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो थर्मल मोशन जो है मॉलिक्यूल्स की वो ज़्यादा हो जाती है और वो इस वजह से हाई टेम्परेचर में जब मॉलिक्यूल की थर्मल मोशन ज़्यादा होगी तो वो इजीली पास करेंगे, फास्टर रेट पे पास करेंगे। उसके अलावा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हमेशा जो मॉलिक्यूल्स हैं डिफ्यूजन के अंदर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं सिंपल डिफ्यूजन में। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ये ऐसा नहीं होता, इसमें कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट है वो सर्टन बियॉन्ड तक तो ये काम करता है, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर ये 100% काम नहीं करता। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है इतना अफेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। अगर तो सब्सटेंसेस जो हैं वो लिपिड सॉल्युबल हैं तो वो बहुत फास्टली डिफ्यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है वो बहुत फास्टली लिपिड लिपिड के थ्रू सॉल्युबल होती है, इसलिए वो बहुत फास्टली मूव करती है। उसके अलावा थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, अगर थिकनेस ज़्यादा होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, अगर थिकनेस ज़्यादा होगी तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वो जो मॉलिक्यूल है वो स्लोली पास करेगा। सो थिन जो अगर सेल मेम्ब्रेन है तो उसमें ज़्यादा फास्टली ये मूव करेंगे, मेम्ब्रेन जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत फास्टली मूव करेंगे। आगे हमारे पास आता है साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल। साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल से भी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अगर तो मॉलिक्यूल का साइज़ छोटा है तो उसका मतलब है कि जो मॉलिक्यूल है वो बहुत फास्टली पास करेगा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। और अगर जैसे हमारे पास बड़े मॉलिक्यूल हैं, अमाइनो एसिड्स हैं या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनको पास करने में टाइम लगेगा। वो एज सच बड़े मॉलिक्यूल जो हैं उनको बहुत ज़्यादा उन्हें टाइम ज़्यादा लगेगा, वो डिफ्यूज़ नहीं कर पाते, फास्टली डिफ्यूज़ नहीं कर पाते। उसके अलावा चार्ज ऑफ आयन, अगर तो चार्ज ज़्यादा है, अगर साइज़ ऑफ चार्ज जो है उस पर डिपेंड करता है। अगर कोई मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर ग्रेटर चार्ज है तो वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इतनी ईजीली पास नहीं कर पाता। सो ये हमेशा एज सच एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे हालात होते हैं जिसमें सोडियम आयन्स हैं, उसमें उनका साइज़ जो है, एक तो साइज़ ऑफ आयन्स है, साइज़ अगर बड़ा होगा तो साइज़ ऑफ आयन अगर बड़ा होगा तो डेफिनेटली इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा। लेकिन कुछ चीज़ों में हम ये देखते हैं कि सोडियम आयन जो हैं वो बड़े, उनका साइज़ बड़ा होता है, सॉरी इनका साइज़ जो है वो छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू पोटाशियम आयन्स। लेकिन सोडियम आयन जो है वो पास नहीं कर पाते सेल मेम्ब्रेन को, लेकिन पोटाशियम आयन जो है वो ज़्यादा फास्टली पास करते हैं। सोडियम की जो टेंडेंसी है वाटर मॉलिक्यूल के लिए वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो सोडियम जो है वाटर के साथ मॉलिक्यूल के साथ जाके अटैच हो जाता है और वो पास नहीं कर पाता सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। और पोटाशियम की टेंडेंसी बहुत कम है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो कुछ साइज कुछ ऐसे कुछ इंस्टेंसेस के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल है उस पर डिपेंड नहीं करी थी, लेकिन मोस्टली अगर साइज़ बड़ा होगा तो डेफिनेटली उस टाइम पे आयंस का जो साइज़ बड़ा होगा तो उस टाइम पे उसे डिफ्यूजन में भी टाइम ज़्यादा लगेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शन है।
आगे लास्ट वन है हमारे पास चार्ज ऑफ आयन। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है चार्ज ऑफ आयन से। अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगी, और अगर चार्ज कम होगा किसी भी आयन के ऊपर तो वो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है उसकी फास्टर होगी। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है कैल्शियम आयंस की, कैल्शियम के ऊपर दो चार्ज होते हैं, डबल पॉजिटिव चार्ज होता है C8 डबल पॉजिटिव, तो ये स्लोली पास करता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एज कम्पेयर टू सोडियम। सोडियम के ऊपर सिंपल सिंगल चार्ज है तो वो इजीली पास कर जाता है सेल मेम्ब्रेन को। सेल जो सोडियम आयंस हैं वो बहुत फास्टली पास करते हैं। आगे ये टोटल हो गया हमारे पास पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन के बाद आता है हमारे पास एक्टिव डिफ्यूजन। एक्टिव डिफ्यूजन का मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। जैसे आप अपने ऊपर चढ़ना है, किसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ना है तो आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। नीचे से ऊपर जाना आपके लिए मुश्किल होता है क्योंकि उसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि आपने लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना है, और यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। एनर्जी जो है बॉडी के अंदर हमें मिलती है एटीपी से। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं और वो फॉस्फेट लैदा हो जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी से भी जो है हमें यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये मूव करने में हेल्प करती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है उसके अंदर भी कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, या उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स भी कहते हैं। कैरियर प्रोटीन्स जो होती हैं तो यहाँ पे कौन कौन सी होती हैं, इसको हम दो तरह की, ये तो एक यूनिपोर्ट हो सकता है। फर्स्ट वन इज यूनिपोर्ट एंड सेकंड वन इज सिम्पोर्ट। यूनिपोर्ट जो है वो कैरियर प्रोटीन जो कि एक सब्सटेंस को पास करवाती हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। सो कैरियर प्रोटीन मौजूद है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर भी, और ये कैरियर प्रोटीन जो है दो तरह की हैं, यूनिपोर्ट और सिम्पोर्ट। यूनिपोर्ट जो है वो कैरियर प्रोटीन्स हैं जो कि सिर्फ एक सब्सटेंस को पास करवाती हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, और सिम्पोर्ट वो सब्सटेंसेस हैं, ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि एंटीपोर्ट भी कहा जाता है इनको। और ये वो कैरियर प्रोटीन्स हैं जो कि दो सब्सटेंसेस को पास करवा सकती हैं सेम डायरेक्शन के अंदर, और इनको कहेंगे सिम्पोर्ट। अगर दो मॉलिक्यूल जो है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे तो उनको कहेंगे हम एंटीपोर्ट। दो तरह के सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट जो है दो तरह के ये मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स होती हैं। फर्स्ट वन इज यूनिपोर्ट एंड सेकंड वन इज सिम्पोर्ट या एंटीपोर्ट। यूनिपोर्ट के अंदर यूनि का मतलब है वन, तो इसका मतलब है सिर्फ एक सब्सटेंस पास करेगा। सिम्पोर्ट या एंटीपोर्ट ये सेकंड टाइप है जिसके अंदर ऐसी कैरियर प्रोटीन जो कि एक ही डायरेक्शन में दो मॉलिक्यूल को लेके जाएंगी तो उनको कहेंगे सिम्पोर्ट। और अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रही हैं, एक सेल के अंदर जा रही है और एक सेल से बाहर आ रही है, ऐसी कैरियर प्रोटीन जो है ऐसे सब्सटेंसेस को जो कि एक सब्सटेंस को सेल के अंदर लेके जाएंगी और दूसरे सब्सटेंस को सेल के बाहर लेके आएंगी, इनको कहेंगे एंटीपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म क्या होता है उसको देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सटेंसेस जो हैं उनको सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर से पास करना है। सेल के अंदर सबसे पहले क्या होगा कि वो आके जो भी सब्सटेंस है जो कि सेल के बाहर है वो आएगा सेल के पास, सेल मेम्ब्रेन के पास आएगा, वहाँ पे होगी कैरियर प्रोटीन्स। वो कैरियर प्रोटीन के साथ आके बॉन्ड बनाएगा, वो क्या करेगा कम्प्लेक्स बनाएगा। सब्सटेंस वो क्या जो प्रोटीन है उसके साथ कम्प्लेक्स बनाएगा। वो कम्प्लेक्स जो है फिर वो सेल के मेम्ब्रेन के अंदर की सरफेस की तरफ मूव करेगा, और जैसे ही कैरियर प्रोटीन जो है सब्सटेंस को सेल मेम्ब्रेन के अंदर तक ले जाएंगी तो वो कैरियर प्रोटीन जो है उस सब्सटेंस को बाद में रिलीज़ कर देती हैं, और जब वो रिलीज़ करेंगी तो सब्सटेंस जो है सेल के अंदर मूव कर जाएगा, और कैरियर प्रोटीन जो है वो अपनी जो असल हालत थी सेल के बाहर, जो सेल मेम्ब्रेन की जो बाहर जो पार्ट था जहाँ पे वो पहले मौजूद थी वहाँ पे दोबारा से वापस आ जाएंगी। इस तरह से जो सब्सटेंस है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मूव करता है सेल के बाहर से सेल के अंदर तक। सब्सटेंसेस जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मूव करते हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें वो सारे सब्सटेंसेस जो कि आयनिक हैं या नॉन आयनिक हैं वो मोस्टली एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू पास करते हैं। जिसमें आयनिक सब्सटेंसेस की बात करें, सोडियम है हमारे पास है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, हाइड्रोजन है, क्लोराइड और आयोडाइड, ये आयनिक फॉर्म में मौजूद होते हैं, और ये हमारे पास करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, इन्हें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ जो हमारे पास है ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं और यूरिया, ये नॉन आयनिक हैं, और ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं ये बी पास करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू।
एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर भी आगे दो टाइप्स हैं हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक है हमारे पास प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकंड वन इज़ सेकेंडरी एक्टिव जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि वो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर जो एनर्जी है वो हमें प्राइमरी सोर्स उसकी एनर्जी का क्या है, एटीपी। एटीपी से एनर्जी मिलती है और ये सब्सटेंसेस जो हैं मोस्टली जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू पास करते हैं उसमें सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, हाइड्रोजन है और क्लोराइड, ये मोस्टली प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू पास करते हैं। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो सब्सटेंसेस पास करते हैं उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास सोडियम और पोटाशियम। सोडियम पोटाशियम जो है ये पास करते हैं मोस्टली जो है ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू पास करेंगे और ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इसके ऊपर हमारे पास ट्रांसपोर्टर जो है ये होता है सोडियम पोटाशियम पंप, जो कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर के तौर पे काम करता है। ये क्या करेगा, ये सोडियम पोटाशियम पंप जो है ये एटीपीएस पंप भी होता है, बेसिकली ये एटीपी से एनर्जी ले रहा होता है। सो इसको हम सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप भी कहते हैं या सोडियम पोटाशियम एटीपीएस भी कहा जाता है। सो सोडियम जो है वो सेल के अंदर से सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट की जाती है और पोटाशियम जो है सेल के बाहर से सेल के अंदर की तरफ मूव की जाती है। इसका क्या मतलब है कि ये एंटीपोर्ट सिस्टम है, एंटीपोर्ट प्रोटीन है। हमारे पास जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की सेकंड टाइप थी सिम्पोर्ट या एंटीपोर्ट, उसमें से ये एंटीपोर्ट है। इसका मतलब क्या है कि सेल के अंदर से ही क्या करेगा, सोडियम को निकालेगा और सेल के बाहर फेंकेगा लाके, और जो सेल के बाहर पोटाशियम पड़ी होगी उसको सेल के अंदर मूव करवाएगा सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप, और ये एनर्जी लेगा एटीपी से। सो ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तकरीबन तमाम जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं वहाँ पे ये मौजूद होते हैं, और ये सोडियम और पोटाशियम की डिस्ट्रीब्यूशन जो है सेल के अंदर और बाहर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसके अलावा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल उसकी डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप। सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें सबसे पहले तो ये जो एटीपीएस पंप है ये दो प्रोटीन सब यूनिट से मिलकर बना होता है। एक तो हमारे पास अल्फा सब यूनिट और सेकंड वन है हमारे पास बीटा सब यूनिट। अल्फा सब यूनिट जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 1 लाख और बीटा सब यूनिट का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 55,000 होता है। इसमें जो ट्रांसपोर्ट है सोडियम पोटाशियम की वो अल्फा यूनिट के थ्रू हो रही होती है। बीटा सब यूनिट जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन है जो उसका फंक्शन अभी तक नहीं पता। तो अल्फा सब यूनिट जो है उसका जो टोटल मॉलिक्यूलर वेट है वो 1 लाख है, जबकि बीटा सब यूनिट का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 55,000 होता है, 55,000। इसमें से जो अल्फा सब यूनिट है वही ट्रांसपोर्ट करवाएगा सोडियम और पोटाशियम को। उसमें बीटा सब यूनिट जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन है बीटा सब यूनिट, लेकिन उसका कोई फंक्शन अभी तक हमें नहीं पता। अगर हम सेल अल्फा सब यूनिट की बात करें तो उसकी वो 6 साइट होती हैं। 3 साइड जो होती हैं वो सोडियम आयंस के लिए होती हैं जो सेल के अंदर सरफेस के अंदर होगा, क्योंकि ये सोडियम को अंदर से बाहर की तरफ मूव करवाएगा। उसके अलावा दो जो हमारे पास साइड्स हैं वो पोटाशियम के लिए होती हैं, वो सेल के बाहर होती हैं, और एक जो साइड है वो एटीपी के लिए होती है और ये सोडियम के बिल्कुल पास होती है। यहाँ पे आप दिखाता हूँ मैं आपको, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये हमारे पास सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप का स्ट्रक्चर है। अगर हम देखें इसमें तो सेल के बाहर ईसीएफ, जहाँ पे ईसीएफ लिखा हुआ है ऊपर, इसका मतलब है ये एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है। अगर ईसीएफ की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे हमारे पास है पोटाशियम के दो आयन, दो पार्ट्स हैं। मीन्स के पोटाशियम जो है उसकी यहाँ पे दो साइड जो है हमारे पास पोटाशियम के लिए यहाँ पे मौजूद है सेल के बाहर की तरफ, और जो सेल अगर सेल के अंदर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे 3 साइड जो हैं वो मौजूद हैं सोडियम के लिए। सोडियम के लिए 3 जो हमारे पास साइड्स हैं वो सोडियम के लिए हैं, 2 पोटाशियम के लिए हैं, और आप देख सकते हैं सेंटर में जो है एक एटीपी के लिए भी एक साइड है जो कि यहाँ पे दिखाई नहीं गई, वो सोडियम के बिल्कुल पास होती है। और ये जो है ये टोटल जो स्ट्रक्चर मिलकर बनाता है हमारे पास सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप। ये जो एटीपीएस पंप है ये क्या करेगा, सोडियम जो है 3 जो सोडियम के मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके साथ आगे बाइंड करेंगे, और ये इसको और 2 पोटाशियम के आयन जो है वो बाहर से आएंगे सेल के बाहर से और आके उसके साथ बाइंड कर देंगे इस साइड के साथ। और जैसे ही बाइंड करेंगे एटीपी आगे बाइंड करेगा और वो क्या करेगा, इसके अंदर कन्फर्मेशन चेंज आएगी, और जैसे ही कन्फर्मेशन चेंज आएगी तो सोडियम जो है वो सेल के बाहर चला जाएगा और पोटाशियम सेल के अंदर मूव कर जाता है।
सो इसका सेम वैसे ही है, 3 सोडियम आयन जो है वो सेल के अंदर से उसके साथ रिसेप्टर साइड के साथ अटैच होंगे, 2 पोटेशियम के आयन जो है सेल के बाहर से आएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले नीचे हमारे पास जो सोडियम है, सोडियम सेल के अंदर मौजूद होगा, वो सोडियम आगे बाइंड करेगा इसके रिसेप्टर साइड के ऊपर, 3 रिसेप्टर साइड के ऊपर नीचे देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम आके बाइंड करता है। और बाहर से सोडियम पोटेशियम जो है वो 2 रिसेप्टर्स के ऊपर आगे 2 पोटेशियम आयन बाइंड करेंगे, और एटीपी जो है वो आके बाइंड करेगी, एटीपी जो साइड होगी वहाँ पे वो एडीपी के अंदर कन्वर्ट होगी। सो एटीपी जो है वो एडीपी के अंदर कन्वर्ट होती है, और जैसे ही वो कन्वर्ट होगी तो वो नेक्स्ट क्या करेगी, वो ये बेसिकली एटीपी जो है वो एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होती है, उसके साथ एक फॉस्फेट आयन जो है वो रिलीज होता है। जो फॉस्फेट आयन होता है वो बेसिकली 1 हाई एनर्जी फॉस्फेट होता है, वो उससे एनर्जी मिलती है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो लिबरेट करता है, और वो कंफर्मेशन चेंज लाता है इस प्रोटीन के अंदर। ये जो प्रोटीन हम स्टेज 2 में देखेंगे तो इसका कंफर्मेशन चेंज इसमें आ गई है। सोडियम जो है उसके जो चैनल्स, उसकी जो साइट है वो सेल के बाहर की तरफ चली गई है, और पोटेशियम जो है वो सेल के अंदर की तरफ मूव करता है। ये कंफर्मेशन चेंज जो है ये हेल्प करता है कंफर्मेशन चेंज में एटीपी। एटीपी से जो एडीपी और फॉस्फेट बनता है, फॉस्फेट जो है वो हाई एनर्जी होता है, वो इसका कंफर्मेशन चेंज प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। और इससे क्या होगा, दोनों फेसिस जो है, ये सोडियम जो है सेल के बाहर चला जाएगा, और पोटेशियम जो है पोटेशियम वाला जो फेस जो है वो सेल के अंदर तो मूव करेगा, और जैसे ही ये मूव करेगा यहाँ से सोडियम रिमूव कर जाएगा सेल के बाहर, और पोटेशियम सेल के अंदर मूव कर जाएगा। और जब जैसे ही रिमूव होगा तो दोबारा से जो हमारे पास सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है वो अपनी असल हालत में वापस आ जाएगा डिसोसिएट होने के बाद। ये हमारे पास हो गया सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। और डिसोसिएशन कैसी होती है ये अभी तक जो है अभी तक नहीं पता कि जो डिसोसिएशन है और आयन की रिलीज है वो कैसे होती है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप से। अब सेकंड जो हमारे पास है इसके बाद वो आता है हमारे पास सोडियम ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम आयंस। सो कैल्शियम आयन जो है वो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड ऑफ द सेल बाय कैल्शियम पंप। सो कैल्शियम पंप मौजूद होते हैं। कैल्शियम पंप क्या करेंगे, वो सोडियम जो कैल्शियम है वो कैल्शियम को सेल के अंदर से सेल के बाहर तरफ लेके जाएंगे। सो कैल्शियम पंप किस चीज़ से ऑपरेट करता है, ये भी कैरियर प्रोटीन है, एनर्जी चाहिए इसे, एटीपी से मिलेगी कैल्शियम पंप को एनर्जी, और ये कैटालिटिक एक्टिविटी जो एटीपीएस की जो एक्टिविटी है वहाँ उससे एनर्जी मिलेगी इसको। कैल्शियम पंप जो है ये डिफरेंट ऑर्गेनल्स के अंदर मौजूद है, जिसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम जो मसल के अंदर मौजूद है, या माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे ये मौजूद होता है कैल्शियम कैल्शियम पंप। और ये कैल्शियम पंप क्या करेगा, ये कैल्शियम को ऑर्गेनल्स के अंदर से मूव करवाने में हेल्प करता है। तो ये मेन इसका काम क्या है कि इसने जितने भी सेल कैल्शियम है जो सेल के अंदर मौजूद है उसको सेल के बाहर निकालना है। सो ऑर्गेनेल्स के अंदर जो कैल्शियम मौजूद होगी उसको उसमें से बाहर निकालने में ये हेल्प करता है, और सॉरी सेल के बाहर निकालने में हेल्प करता है सेल के अंदर से, और ऑर्गेनेल्स जो हैं उसके अंदर लेके जाता है कैल्शियम को। तो ये सोडियम कैल्शियम जो एटीपीएस पंप है ये ऑर्गेनेल्स के अंदर मौजूद भी होता है और सेल के अंदर भी मौजूद होता है। सेल के अंदर से ये बाहर निकालेगा कैल्शियम को, और ऑर्गेनेल्स जितने भी हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर लेके जाएगा कैल्शियम को। उसके बाद हमारे पास है थर्ड वन जो कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन पंप। हाइड्रोजन आयन पंप जो है ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्टर पंप है, और ये भी एनर्जी लेता है एटीपी से। ये हमारे पास मेजरली प्रेजेंट होता है 2 जगह पे, एक तो स्टमक में मौजूद होता है। स्टमक में आपको पता है कि जो पेडल सेल्स होते हैं स्टमक के, वहाँ पे हाइड्रोजन पंप मौजूद होता है। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड, पेडल सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड वहाँ मौजूद होता है, और ये HCl की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जो एसिडिटी प्रोड्यूस होती है विद इन दी स्टमक उसमें हाइड्रोजन पंप भी इन्वॉल्व होता है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर पेडल सेल्स होते हैं, वहाँ पे हाइड्रोजन पंप होता है जो कि हाइड्रोजन रिलीज करता है, स्टमक के अंदर HCl की फॉर्म में रिलीज कर रहा होता है। उसके अलावा किडनी के अंदर ये मौजूद होता है। सेकंड जगह जो हमारे पास है वो स्टमक के बाद सेकंड आती है किडनी, जहाँ पे हाइड्रोजन पंप मौजूद होगा। और ये डिस्टिल कन्वर्टेबल्स जो होती हैं और कैटलिन डक्ट जो होती हैं वहाँ पे ये हाइड्रोजन आयन जो है उनको स्क्रीट करता है फ्रॉम द ब्लड टू द यूरिन। सो यूरिन की एसिडिटी जो होती है हमें पता है कि यूरिन हमारा जो है वो एसिडिक होता है। सो उसकी एसिडिटी जो है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है किडनी के अंदर हाइड्रोजन पंप। वो क्या करेगा, ब्लड से हाइड्रोजन को पकड़ेगा और वो ब्लड से हाइड्रोजन को निकाल के यूरिन के अंदर मूव करवा देगा, और यूरिन के थ्रू हाइड्रोजन आयन जो है वो सेल के हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। सोडियम ये जो हमारे पास हाइड्रोजन पंप है ये 2 जगह मौजूद होता है, एक स्टमक के अंदर जहाँ पे एसिडिटी प्रोड्यूस करता है, और जो हमारे पास सेकंड पार्ट है वो है किडनी। किडनी में ये
यूरिन जो है उसकी यूरिन के थ्रू स्कीट आउट करता है, ब्लड में से यूरिन के थ्रू पास करवाता है, ब्लड से मूव करता है टुवर्ड द यूरिन हाइड्रोजन आयंस को, और जैसे यूरिन में पास करेंगे तो वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएंगे। ये हमारा आज का फुल टॉपिक था, जिसमें आपने हाफ तो तकरीबन जो है ट्रांसपोर्ट पढ़ ली है, जिसके अंदर हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है उसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट था प्राइमरी, जो हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से ट्रांसपोर्टर होते हैं, जिसमें सोडियम पोटाशियम पंप पढ़ा है हमने, उसके अलावा हाइड्रोजन पंप पढ़ा है, और कैल्शियम के लिए ट्रांसपोर्ट पंप है, उसको स्टडी कर ली है। जो नेक्स्ट टॉपिक है ये पार्ट 2 भी लेके अभी हम लोग स्टडी करेंगे, उसमें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पार्ट 2 के अंदर सेकेंडरी एक्टिव पंप कैसे काम करता है, और कुछ और चीज़ें हैं जो इसके अंदर इससे रिलेटेड है वो हम डिस्कस करेंगे। आप ये जो चैनल है आप इसको सब्सक्राइब कर लो, और उसके बाद जो है कोई भी और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।